गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं फैली रहा हूँ यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एक सीरीज़ शुरू किए थे कि डेली अपन 5 क्वेश्चन का सीरीज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी एक आध दिन का जो डिले हुआ तो मैं आज क्या करूँगा, 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। देखो, मैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मैंने आपको दिया है कि मार्च से पहले अपन एक बार कंप्लीट कर लेंगे सारा कंप्रेंशन, सब सारी चीज़ें। उसके बाद में अप्रैल में एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको, ठीक है। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से क्या करवाना, या जो भी अप्रैल से पहले हो सकता है मैं फरवरी में सारी चीज़ें खत्म कर दूँ, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो अपन जो टेक्निक सीख रहे हैं, क्वेश्चन से आंसर निकालने की टेक्निक सीख रहे हैं। दूसरी, कॉमन सेंस, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के कॉमन सेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, क्या है पॉजिटिव, क्या मेथड होता है, नेगेटिव मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा कथन सही है, ये पूछा अपने को, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको नए जो अप्रोच यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उस अकॉर्डिंग अपन करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसी में 1, 2, 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ठीक है सभी, अब देखो, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है। मतलब क्वेश्चन ने बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, ये ध्यान से समझना। किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझना। मान लो कि अपन जो भी एक्टिविटी करते हैं वो यहाँ पे मान लो धरातल पे करते हैं, ठीक है। तो ये रहने पहले आता है सौरमंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्न मंडल आता है। इसी ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी 6 वाले लेवल पर ध्यान से समझना। ये कॉमन सेंस से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से। अभी बोल रहे हैं कि जो गैस आप यहाँ पे जो छोड़ रहे हो वो जो है, मतलब किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल निचले भाग में नहीं रहती है, मतलब यहाँ पे नहीं रहती है, वो कहाँ चली जाती है, ठीक है। सिंपल सा बता। अब देखो, सबसे पहले वह बाह्य समताप मंडल में पलायन करता है। भाई समताप मंडल में पहले तो यहाँ बहिर् जो सौर मंडल है उसमें रहेगा ना, तो ये तो गलत बात है, इसने मैनिपुलेशन किया है यहाँ पे। ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये सौर मंडल था, अगर सही स्टेटमेंट था, परंतु इसने इनकरेक्ट बनाने के चक्कर में इसने क्या कर दिया, समताप मंडल कर दिया, मतलब स्टेरोस्फीयर कर दिया है, ठीक है। तो ये गलत है, तो ओल्ड पैटर्न के तहत ये कट गया अपना, ठीक। अब आगे देखो, समुद्रों में पादप पल्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बहुत बार यूपीएससी ने रिपीट किया है। अपन जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ये सिंपल सी बात है। अरे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बात हो रही है इसमें, तो स्वाभाविक सी बात है, जब इसके द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है निचले भाग में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज सही है कि समुद्र में जब पादप पल्लव को तो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो ये बता स्टेटमेंट सही है, तो ये कट गया अपना, ठीक। अब थर्ड देखो, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का परिग्रहण कर लेते हैं। अब देखो, इसके लिए आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, ठीक है, पोलर आइस कैप्स की बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखो, ये तो अपन जानते हैं कि ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। परिग्रहण कर लेते हैं कि वो इसलिए वो नहीं रहती, ये कोई मेन रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये अपना गलत जाएगा, आंसर अपना ये आएगा। तो ये ओल्ड पैटर्न है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, न्यू पैटर्न में, अगर न्यू पैटर्न ध्यान से समझना कि वह भाई साहब, ये तो पता लग गया था गलत स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट तो सही नहीं होंगे, ठीक। ये कट गया, ठीक, ध्यान से समझ रहा। समुद्र में पादप पल्लव प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो बात स्वाभाविक सी बात अपन जानते हैं, तो एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है, तो ये कट गया अपना, ठीक। अब अगला पढ़े, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का परिग्रहण कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ ही प्रोसेस नहीं होता, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 स्टेटमेंट सही नहीं, एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर नए फॉर्मेट के तहत आंसर ये आएगा और ओल्ड पैटर्न के तहत ये आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना, जो मैं नई प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, अभी चीज ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन का। अरे गोल्डन रूल भी होता है, वो अपन छोड़ो, अब तो कोई मतलब नहीं, उससे नए पैटर्न से तो सारी चीज़ें टेक्निक चेंज हो जाती है। जैसे मैं गोल्डन रूल बताता था कि इस टाइप के जो फ्रेम करता है ना, ये इस टाइप के, इसमें मोस्टली याद रखना, देखो, एक की प्रोबेबिलिटी एक ही बार है, 2 की 3 बार है, 3 की 2 बार, 2 तो आंसर का पार्ट बनेगा, अरे एक कम है तो इसका तो नहीं बनेगा, ये गया,
अब इन दोनों में से आंसर होता था। ठीक है, चलो ठीक है, अब तो ये मेथड ही बदल दिया, तो अपन इसको नहीं, अपन क्वेश्चन को पढ़ के सही करेंगे। कौन सा कथन सही है, अब ध्यान से समझिए, कथन सही पूछा है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अब सब एक से ध्यान समझना, अपवेलिंग जब होता है इस तरीके से होता है, समुद्र की जो प्रोडक्टिविटी था तो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ध्यान समझना। अब तो उसकी समुद्री उत्पादकता किस तरीके से बढ़ाने में ये योगदान देते हैं। बस सब के बाद जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंटन रहेंगे, जो भी वो खाएंगे, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें होगी वो उससे होगा। देखो, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, अरे अपघटक को ला देंगे तो खा के खत्म कर देंगे, तो ये तो गलत बात है, तो ये तो नहीं होगा आंसर का पार्ट। नए पैटर्न में भी देख लेंगे अपन, नॉन ऑफ द अबव। ठीक, पोषक को सतह पर लाकर, ये बात तो सही है, पोषक तत्व तो अपवेलिंग होती है तो पोषक तत्व तो सतह पर आता है, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप ये जो देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये बोल रहा है, ये इधर पढ़ लो। In the context of the ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as the increase the marine productivity by the bringing the, अब कब होगा, जब वो पोषक तत्वों को सतह पे लाएंगे तभी तो होगा ना, ये डिकम्पोजर तो खा जाएंगे सारा, तो ये तो इसमें गलत है, ये दूसरा सही होगा, तो ये तो कट गया अपना। अगला देखो, आधा स्थलीय जीवों को सतह पर लाएगी, ये क्या मतलब है, ये फालतू का मतलब है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं। ठीक, तो समझ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पोषक तत्वों को सतह पर लागे, तो आंसर अपना 2 हो गया। ठीक, ये तो हो गया ओल्ड पैटर्न के तहत। अब न्यू पैटर्न के तहत देखो अपना 1 2 3। ठीक, अब देखो, अब घटाओ शुरू, ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तीनों तो नहीं होंगे। पोषक तत्वों को सतह पर लाकर, ये तो एक स्टेटमेंट तो सही है, तो एक स्टेटमेंट सही है, तो ये तो हैगा नहीं। ठीक है, अब एक भी हो सकता है, 2 स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। आधा स्थलीय जीव सतह पर लाकर, इसे कोई मतलब नहीं है, तो अपना एक स्टेटमेंट सही है। तो फिर बता रहा हूँ कि किस तरीके से, बस हाँ चेंज तो हुआ है, परंतु आप एक चीज़ सोचोगे तो पहले अपन क्या करते, इन ऑप्शनों की मदद लेके थोड़ा जल्दी आंसर निकाल लेते थे, पर जो कॉमन आंसर, कॉमन जो टेक्निक सीख रहे हैं, क्वेश्चन आज निकाल टेक्निक, उससे आज भी वो आंसर निकल रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बस वही थी कि देखो, हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, बस बात यही थी। अब कोचिंग वाला भी ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया नहीं था, और यूपीएससी ने पूछ इतने लिए, तो दिक्कत वहाँ हो गई, और कोई इशू नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन अब इसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आप। ठीक है, बात है कि अपने को उस पैटर्न से प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, अब देखो, इस टाइप की क्वेश्चन तो यूपीएससी अभी भी पूछ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, अपन इसमें एक ही पैटर्न से करेंगे बस। अब मैंने इसमें 3-4 टेक्निक सिखाई थी आपको, वो चीज़ ऑब्जर्व करा ध्यान से। देखो, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव, ठीक है, इट डज नॉट जनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ए ट्रॉपिकल लेडीज फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज, अब देखो समझो ध्यान से, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लास्ट पेपर का इंपॉर्टेंस समझो, यही 2021 में आया था। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता, ऐसा इसलिए क्यों होता है। अब ध्यान से समझना, जो मैं चीज़ समझा, क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक समझो। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है कि जहाँ पे मतलब कि बरसात होती रहती है। ठीक है, जैसे इक्वेटर पे सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो ना, जब पेड़ तो बढ़ते हैं, परंतु क्या, जैसे जब इनके पत्ते झड़ते हैं तो पानी साथ बह के चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन होता रहता है, इसी कारण इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से नहीं होती। परंतु उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, वहाँ पे क्या होता है, पत्ते बहुत झड़ते हैं और वही खाद के रूप में काम करते हैं। ठीक है, खाद के रूप में जब काम करते हैं तो वो आराम से वहाँ पे बढ़ जाते हैं, पूर्ण बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी से समझ में आ गए। अब इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे बह के चले जाते हैं सॉइल वेल तो सारी चीज़ें, तो और वो खाद के रूप में काम नहीं कर पाते, इसलिए नहीं बढ़ पाते। बस वर्षा वन की मदिरा में पोषकों का अभाव होता है, ये बात सही है। तो ये तो मैं बोला कि सॉइल में बह के चले जाते हैं तो पोषक तत्वों की कमी होती, पोषक तत्व की कमी होती, तभी के कारण, उसके कारण वो उग नहीं पाते। यही क्वेश्चन पूछा है, तो अपना आंसर आगे। ठीक, अगला देखो, पर आगे मैं फिर बताऊँ, 4 स्टेप में पढ़ के ही आंसर देखना है। विदेशी जातीय वर्षा वन के उर्वरक मुद्दा पर अतिक्रमण कर जाती है, तो हर जगह से ही करेगी, हर जगह से ही फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, ये गलत है, फालतू नहीं। वर्षा वन की जाति धीमी गति से बढ़ती है, अरे वो तेज गति से बढ़ती है, बढ़ने में तो बढ़ती है, पर बात जो है कि पत्ते झड़ने के बाद वो जो है पत्ते बह जाते हैं, उसको वो नहीं हो पाता मतलब। ठीक है, वर्षा वनों में वर्षों के पौधों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, अरे नहीं, अधिक होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मेन यही जो 3 थी, अगर आपको पता होता 2021 वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर वही बार बार बता रहा हूँ, लास्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चाहे यूपीएससी ने अपना, देखो तुम्हें पता, मैं फिर भी वही बता रहा हूँ, थीम यूपीएससी के आज भी फिक्स है, वो वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो उसकी 250-300 थीम है, बस उसने ऑप्शन जो मेथड है वो चेंज किया है। यूपीएससी ने ऐसे नहीं कि ये सब सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे, मैं तुम्हें 2023 में दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें।
थीम कभी चेंज नहीं करता यूपीएससी, चीज़ याद रख लेना। भाई सिलेबस से बाहर चली जाएगा वो, एक दो क्वेश्चन चले जाता है वो अलग बात है, पर टॉपिक वही रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, ये चीज़ याद रखना। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, अब सब इसने रीजन पूछा है, ठीक है। अब देखो जाति डाइवर्सिटी होगी तो इसमें किस कारण से होगी, हिमालय प्रदेश में देखो एक तो क्या हो, रेन अच्छी होगी वहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर अच्छा होगा, ठीक है, और जो सॉइल है, ये मेन 3 फैक्टर है, ठीक है। अब यही देखना कि इन 3 फैक्टरों की किस में बात हो रही है। यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, नहीं, अरे ये तो एक ही रीजन हो गया, ऐसे नहीं, सॉइल भी तो अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, तभी तो अच्छी जाके ग्रो होगा, ठीक। यह है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट होगा, इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। अब सब एक सी बात है, देखो हिमालय पर्वतीय प्रदेश कितने दूरी में फैला हुआ है, तो बहुत सारे, फिर ऊंचाई तक भी बहुत सारा फैला हुआ है, इसके कारण यहाँ पे जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, जाति विविधता ज़्यादा है, सब एक सी बात है, ठीक। तो ये आंसर होगा अपना, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक। इस क्षेत्र में विदेशक या अतिक्रमण जते प्रवेश नहीं कराई गई, ये फालतू की बात है। इस टाइप के स्टेटमेंट ना हमेशा गलत होते हैं, जी याद हो जाना। ये मनुष्य का कम हस्तक्षेप, अरे भाई मनुष्य का तो हस्तक्षेप कहाँ कहाँ पे चला गया जी, छोड़ो, मरीन सिस्टम को नहीं छोड़े अपन, ठीक है। तो आंसर हो गया, देखो सब एक सी बात है। जब इसका देखो आप ये चीज़ सोचो, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके मतलब पाकिस्तान से लेके और यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट म्यांमार तक इसका फैलाव है, और ये तो हाइट यहाँ से लेके अपना ऊपर तक है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी जो है स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मेन रीजन ये है। मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन से सेंस निकालना सीखो, उसी से आप कर पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में वो चीज़ ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बार भी सॉल्व हुए हैं, आगे भी सॉल्व होंगे। भारत के संदर्भ निर्मित केंद्रीय अधिनियम पर विचार कीजिए। अब देखो ये कोई मान लो कि 4 एक्ट दे दिए हैं आपको, ठीक है। अब आगे देखो, उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा उस पर असर डालते हैं, एक तो इम्पोर्टेंस है और उस पर असर डालते हैं। असर तो कोई भी चीज डालेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो डालेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ऑल आंसर होता है, ठीक है। अब देखो नए पैटर्न की तरीके देख ले, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, आयात निर्यात अधिनियम, खनन खनिज विकास, सीमा शुल्क अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। देखो भारतीय वन अधिनियम तो होगा, ठीक, भारतीय वन अधिनियम होगा तो ये तो गया काम से, ठीक। आगे देखो, अब देखो ये ऑप्शन है तो ये तो कट गया ऑटोमेटिकली। अब 2 3 4 तो है ही, 2 3 4 है तो देखो ध्यान से समझो, ये जब ये है तो ये क्यों नहीं होगा, जब ये सब आ गया तो ये भी आएगा। अब मैंने क्या बोला, असर डालता है वो पूछा उसने, ये चीज ध्यान से समझो, असर डालता है तो असर तो कोई भी डालेगा, 1 2 3 4 हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया ओल्ड पैटर्न के तहत, अब आराम से ऑप्शन की सहायता से अपन कर लेते हैं, ठीक। अब बात आती है नए पैटर्न की तहत। अब देखो नए पैटर्न असर डालता है, देखो जब सवाई बात है चौथा डालेगा, मतलब एक तो सही है, ठीक है, एक तो सही है, ठीक। दूसरा बात ये चीज सोचो, सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क पे क्या पेड़ वेड़ काट के लाके, तो वहाँ वाला बॉर्डर पे लगता है तो पेड़ काट के चले जाने देंगे आपको, तो ये तो होगा। खनन वो वहाँ पे खनन करते तो पेड़ों को नुकसान से नहीं पहुंचा सकते हो आप, ठीक। आयात निर्यात तो इसके लिए चले कर सकते हो, ठीक, चंदन वंदन को उस तरीके से। पुष्पा मूवी देख लेना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन अपने आ जाएंगे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, जो ओल्ड पैटर्न हो नए पैटर्न हो, कॉन्सेप्ट वही सेम रहने वाला, जो मेरी ट्रिक है वो हर जगह लागू होगी, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, ठीक। अब देखो ये मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में रिपीट हुआ, अगर इस पर R&D कर लिया होता तो, और वही R&D वाला प्रोग्राम में चलाया हूँ, ठीक है। बात मेरे कोर्स की खासियत है उसमें, और मैं देखो जिसमें मेहनत कर रहा हूँ उसी में पैसे ले, बहुत सारे लोग तो इसी के हज़ार रुपये लेते हैं, और मैं वो कोर्स सोचो कि 999 रुपये में करवा रहा हूँ, जो अभी 50% डिस्काउंट 500 रुपये में पड़ रहा है, उसमें बहुत सारा रिसर्च में करवा के दूंगा आपको, ठीक है। एक एक ऑप्शन पे काम करने वाला, ठीक है। आगे देखो, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझा है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। अब इसमें क्वेश्चन से अपन कॉमन सेंस निकालेंगे, उसी से आंसर निकालेंगे। अब देखो मान लो कि ये पता नहीं है अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है, अपने अब ये चीज़ सोचते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं जो वर्ड पकड़ूंगा उसको समझाऊंगा, फिर ध्यान से समझना। कार्ल मार्क्स, उससे तो चलो ऐसे तो जो कार्ल मार्क्स को जानता है वो तो डायरेक्ट आंसर भी मार देगा, ठीक है। अब बात चलो कार्ल मार्क्स को जो नहीं जानते हैं वो कैसे आंसर देंगे, बात ये है ना, देखो मुझे तो सबके लिए काम करना है ना। अब मैं जो भाई सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है उसके लिए तो नहीं पता, चलो कार्ल मार्क्स को पता है डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म थ्योरी होती है उसकी चल, ठीक। अब सुनो, मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सबके लिए होगा। देखो वर्ग संघर्ष, अब ये चीज़ याद रखना, वर्ग कौन होता है, हाई क्लास लो क्लास। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किस चीज़ को लेकर होगा, किसी वर्ग में संघर्ष होगा तो किसी आर्थिक तत्वों को बीच में होगा,
आर्थिक तत्व क्या होते हैं? भौतिक तत्व होते हैं। तो भौतिक तत्व में जहाँ पे संघर्ष देखने को मिले वो क्या होगा? अब देखो कहाँ पे भौतिक तत्वों की बात की गई है, कहीं पे नहीं की गई, ओनली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब किसी चीज को द्वंद होगा तभी तो संघर्ष होगा। अब जैसे कोई मान लो जमीन को लेकर कोई झगड़ा होता है, किसी भाइयों में झगड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ द्वंद है तभी तो होता है। अब ये से वर्ग है, कोई वर्ग है तो हाई क्लास लो क्लास में कोई द्वंद है, तभी तो वो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। तो यही सारी चीजें भौतिक चीजों को लेके तो कार्ल मार्क्स, ये अपना आंसर आ गया। हैव नोट्स वाला आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते हो थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो उस तरीके से। अब यही क्वेश्चन 2020 में भी आया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो ये चीज देखना, रिपीटेशन होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? अब देखो ध्यान से समझना, मैंने वही बताया था पहले कि सबसे पहले क्या आता है, सौरमंडल, फिर समताप मंडल आता है, ठीक है, फिर मंदिर मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन होगा। अब देखो इसकी बात हो रही है आयन मंडल कहलाने वाली परत के बारे में, आयन मंडल, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यही होती है, अब जानते हैं अपन यहाँ से हो जाती है, टकरा के आती है, तभी अपने को सारी चीज़ें होती है, रेडियो टीवी भी उसी पे चलता है अपने को, ठीक है। पता है, बेसिक आप जानते हो, ठीक है। कौन सा कथन सही है ये पूछा अपने, ध्यान से समझ रहा। अब देखो क्वेश्चन से अपन सेंस निकल के आगे बढ़े। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग का पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। अरे भाई, ओजोन तो समताप मंडल में पाया जाता है, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अपने क्वेश्चन से ही, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो बस समझ, पहले स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये गया। नए पैटर्न से भी अपन देख लेंगे, कहते एक स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। नहीं, ये तो इसमें यूपीएससी ने चेंज नहीं किया, हाँ ये छोड़ो, 3 वाले में 4 वाले में इसमें ऐसे में चेंज किया, ठीक है। तो इससे नए पैटर्न की देखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ो। रेडियो तरंगों की तरंग देर अति दीर्घ होती है। अरे नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट वेव लेंथ होती है, ना कि लॉन्ग वेव लेंथ। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आ गया। अब देखो इंग्लिश में मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। देखो जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ जरूरत है इंग्लिश में पढ़ने की। यार ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ 2020 वाले पेपर में भी लगी थी, यही सेम चीज़, ठीक। पहली बात, अब ध्यान से देखो। ए लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द आयोनोस्फेयर फैसिलिटीज रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन कॉजेस द रिफ्लेक्शन रेडियो। अपन जानते हैं कि समताप मंडल में स्टेज उसमें पाई जाती है, तो गलत है, ये गलत है, तो ये गया, ये दोनों गए, ठीक। ध्यान रखो। रेडियो वेव्स हैव ए वेरी लॉन्ग, गलत, शॉर्ट वेव लॉन्ग, यही काटना था, बस मैं यही सिखाना चाह रहा था, ये काटोगे आंसर अपना आ गया। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ समझो कि किस तरीके से, और यही सेम गेम यूपीएससी ने 2020 के पेपर में खेला। उसने जो शॉर्ट वेव लेंथ है उसको वेरी लॉन्ग लेंथ वहाँ पे भी किया था, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं अपना आगे क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला था एफडीआई, ये एफआईआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल। अब 1-2 साल को छोड़ के मतलब आता ही रहता है, ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आइडेंटिफाई कराते जा रहा हूँ। अब इन टॉपिकों को आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ याद रखना, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री। अपन सही बात है, तो कोई जात विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। अब देखो ये जानते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट के स्रोत है ये दोनों, ठीक है। और दूसरी बात अपने को जानते हैं कि, ठीक है, अब यही बताना कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी क्या करते हैं, डेफिनेशन को इधर उधर चेंज करके ऑप्शन बनाते हैं। मैं समझ पाता हूँ, उनके पास भी इतना कम टाइम होता है ना। अब देखो एक चीज़ रखा, आंसर किस तरीके से आएगा वो ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ये, ठीक, और ये संस्थागत, तो ये अपने को नाम से समझ में आ रहा है, ये संस्थाओं में होगा और ये डायरेक्ट होगा, ठीक। ध्यान से नाम से आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छे ढंग से मतलब इनको डिफरेंस अपने देखना। देखो पहले एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिकी अंतरण लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी बाजार। गलत बात है, अरे इसमें इंटरचेंज किया है इसने। अरे भाई एफडीआई लाता है, ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, ये बात सही है, जबकि एफडीआई लक्ष्य केवल विशेष क्षेत्र सीमित होता है, ये बात भी सही है। जैसे रक्षा क्षेत्र तक हो गया, मान लो फूड प्रोसेसिंग में अपन ला रहे हैं, टारगेटेड होता है, ठीक है। एफडीआई केवल द्वितीय बाजार में चालित होता है, गलत, एफआईआई होता है। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इसने रिप्लेस की है एक दूसरे को, ठीक, ये तो गलत है। एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी नहीं, एफडीआई अधिक स्थायी मानी जाती है क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ती है।
ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो इजीली आराम से आप है ना, आराम से इस क्वेश्चन की जो मीनिंग है उसी से निकाल के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसने बोल दिया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष देखो बेहतर प्रबंधन तो प्रत्यक्ष आएगा तभी आएगा। और एफआई देखो अधिक संस्था में पूंजी लाता है, ठीक है। और ये जो एक्सआई होता है विशेष क्षेत्र से सीमित होता है, ये बात सही है, ठीक। ये चीज याद रखना। अब देखो बीटी बैंगन के बारे में 2012 में भी क्वेश्चन आया है, ये चीज याद रखना, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन को जो मैं अप्रोच समझा रहा हूँ वो चीज ध्यान से समझने का प्रयास करना। बैंगन के आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी नई किस्म बीटी बैंगन विकसित। अब देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इसको छाट लो। देखो मैं टॉपिक में बता रहा हूँ आपको, अब ये टॉपिक पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है करंट में, स्टैटिक पहले स्टैटिक इसके नोट्स तैयार कर लो, फिर इसके बाद जो करंट में जो आने वाली जो चीजें जो हो रही है करंट डेवलपमेंट उसको कम कर लो, क्वेश्चन कहाँ भागेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब सोचो कि बेटी बैंगन की अगर कोई नई जेनेटिकल जो है इसकी कोई मान लो बेटी बैंगन विकसित किया गया, तो क्यों किया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए किया होगा। और अपन जानते हैं बैंगन में क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बस खत्म बात। इसे नाशक सहजीवी बनाना, इसे अधिक स्वादिष्ट है, वो ऑलरेडी स्वादिष्ट है। इसे जलवायु सह बनाना, अरे वो कम जल में ऐसे हो जाता है, इसकी निदान आयु बढ़ाना, ऐसे ही इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। बस सीधी सी बात है, इसे क्या होता है टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, इसी के लिए इसको लाया गया था। और हमेशा याद रखना जो भी प्रौद्योगिकी होगी, जैसे ये है जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, तो ये प्रौद्योगिकी हमेशा सॉल्यूशन लाएगी, सॉल्यूशन जो कोई प्रॉब्लम होगी उसमें उसका सॉल्यूशन लाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2012 में क्वेश्चन आया, ये चीज़ याद रखना। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखो गवर्नमेंट की जब भी कोई स्कीम आएगी उससे रिलेटेड एक चीज़ हमेशा ये याद रखना, गवर्नमेंट की स्कीम को हमेशा पॉजिटिव चश्मे से आपको देखना, हमेशा पॉजिटिव चश्मे से देखना। तो बस पॉजिटिव को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखना। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से समझना, इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, एक इसको देखो थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, अब कौन सा कथन सही है अपन इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक नई ट्रिक भी बताऊंगा, एक चीज याद रखना। बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में, अब देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है इसमें, ये चीज याद रखो इन दोनों में। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तो दोनों साथ में नहीं आए, तो 1 2 साथ में नहीं आएगा, ठीक। ये चीज याद रखो। अगला देखो, योजना में बीमाकृत व्यक्ति के 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों के लिए निःशुल्क छात्र आवेदन, देखो पॉजिटिव है और ये पहला कम पॉजिटिव है, ठीक। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। पहली बात, गवर्नमेंट स्कीम को किस तरीके से लेना है। आम आदमी बीमा योजना, कोई आम आदमी है उसका बीमा किया जा रहा है, ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात तो गवर्नमेंट की स्कीम को पॉजिटिव चश्मे से देखना है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया कौन सदस्य होना चाहिए। अब तो सभी की बात है, उसके बाद जमीन नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को तो बीमा होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव बात है, तो आंसर का पार्ट बनेगा, ये आंसर का पार्ट बनेगा, तो ये तो गया, ठीक। कौन सा कथन सही है। अब जब 2 डाटा दिया रहता है, देखो इसमें भी डाटा दिया है और यहाँ पे भी डाटा दिया है, तो 2 डाटा में याद रखना हमेशा एक डाटा सही होता है। ये अपनी बार भी लागू हुआ, मैं फिर बताऊँ 2023 वाले पेपर में भी लागू हुआ, जहाँ 2 डाटा था वो इस तरीके से याद रखना, ठीक। इसीलिए सबको 2 आंसर आ रहा था वो। अब देखो इसके इस वाले क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा, वो उसे अभी नए पैटर्न से भी अपन करेंगे, ओनली नन ऑफ द अबव, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो मैंने क्या बोला, जब 2 डाटा दिया हो तो एक डाटा सही होता है, ठीक। अब 2 डाटा दिया रहता है, एक सही रहता है एक गलत रहता है, तो ये गया अपना और ये गया, आंसर अपना आ गया। तो ये रहता है तो ओल्ड पैटर्न का फायदा। अब नए पैटर्न का फायदा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेटमेंट अपना सही है तो ये नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। अब 2 डाटा दिया तो 2 डाटा में से एक जरूर सही होगा, तो इसका मतलब एक ये सही हो गया, एक ही अपना ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो 2 स्टेटमेंट अपने सही हो जाएंगे। 3 स्टेटमेंट सही होंगे नहीं तो 2 होगा, तो आंसर अपना आ गया नए पैटर्न के तहत। तो मेरा एक ये चीज़ समझो कि मैं जो चीज़ अप्रोच सिखा रहा हूँ कि नए पैटर्न, इसलिए मैं देखो साथ में कराते जाऊँ, तो आपको नए पैटर्न से सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात एक चीज़ सोचो कि गवर्नमेंट कभी भी देखो अफर्मेटिव एक्शन उठाती है, तो देखो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को क्यों नहीं देगी, ठीक है। और ये जो आयु वर्ग है ये फिक्स डाटा रेंज होगी, रेंज हमेशा गलत होती है, चीज़ आप समझा ध्यान से, ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट में है, ठीक है, तो इसलिए डाटा सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, अब आगे अपन करेंगे, ठीक है। अब देखो टेंशन मतलब मैं टारगेटेड महीने में करवा दूँगा, वो मेरा टारगेट है, ठीक है। सारी चीज़ें अपन कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल कोई नए इनिशिएटिव के साथ अपन, या कोई भी निर्णय कल हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं अब कुछ स्ट्रेटेजी को लेके आपको जो टारगेट मुझे देने हैं उसमें कुछ क्लियरिटी में लाऊंगा,
उस रिलेटेड कोई क्लास में लूँगा कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।